लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन क्या मेथड होता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो भी हमारे डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को क्रॉस करते हैं और फिर पहुंचते हैं या तो ब्लड में या लिम्फ में। इस प्रोसेस को हमने बोला एब्जॉर्प्शन। सो देखो क्या होता है, प्रोसेस इन विच end products of digestion cross intestinal mucosa to reach blood और lymph। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है हमारा जो ब्लड में पहुंचेगा और कौन सा न्यूट्रिएंट है जो लिम्फ में पहुंचेगा। सो जितना भी हमारा वाटर है और वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, और जो फैट सॉल्युबल है या जो फैट है वो हम देखेंगे एब्जॉर्ब होता है लिम्फ में। तो देखते हैं यहाँ पर, ऑल वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स and water are absorbed in blood, while fats are absorbed in lymph। तो अब हम लोग देखते हैं किस ऑर्गन में किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन ओरल कैविटी। एब्जॉर्प्शन इन ओरल कैविटी। तो बच्चों जो हमारा ओरल कैविटी है उसमें हम देखते हैं कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें से एक एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन। क्या आप लोगों को पता है नाइट्रोग्लिसरीन किस लिए यूज किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को हम यूज करते हैं टू ट्रीट एंजाइना, जो सडन अक्यूट जो चेस्ट पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। उस ड्रग को क्या करते हैं, टंग के नीचे रख दिया जाता है और फिर वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टमक में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। सो स्टमक में बच्चों तीन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। वो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल शुगर, वाटर एंड अल्कोहल। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि कभी भी खाली पेट अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसका रीज़न, क्यों उसके साथ कुछ कुछ खाना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि अगर आपने खाली पेट मतलब एम्प्टी स्टमक अगर आपने अल्कोहल लिया तो बहुत रेडिली एब्जॉर्ब हो जाएगी, इतना क्विकली एब्जॉर्ब होगी, बहुत जल्दी हिट कर देगी, तो उससे जल्दी नशा होने लग जाएगा। वो चीज़ ना हो इसलिए बोला जाता है यू शुड हैव समथिंग विद अल्कोहल। तो ये हमने पढ़ा था यहाँ तक स्टमक में। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है वो कैसा होता है। सो स्टूडेंट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर हम देखेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। इट इज प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होके जा रहे हैं, ये तीन तरीके हैं। तो हम देखेंगे जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड by three different
मेथड्स। ये जो ट्रांसपोर्ट है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉटनी में भी। एक बार फिर से यहाँ पे रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में हमारा एब्जॉर्प्शन होता था कुछ ड्रग्स का, स्टमक में हो रहा था सिंपल शुगर, वाटर एंड अल्कोहल का। फिर हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में तकरीबन सारे न्यूट्रिएंट्स का हम देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि वो ब्लड में जा रहे हैं या लिम्फ में जा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से हो सकता है। और वो जो 3 तरीके हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो क्या क्या है। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंड जो आता है हमारा वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और थर्ड आता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों जो आते हैं हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। पैसिव जिसमें कोई एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव में हम क्या देखते हैं, एटीपी का कंजम्पशन होता है। तो देखते हैं सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है। ये हमारा कैसा होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमें पता है कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है, कहीं पे कम है, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ जो सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है, इस टाइप के मूवमेंट को हमने क्या बोला, सिंपल डिफ्यूजन। करेक्ट। सेकेंड आता है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई कंपोनेंट है जो आराम से न्यूट्रिएंट हमारा ट्रैवल करके नहीं जा पा रहा, उसको चाहिए होता है एक प्रोटीन। उस प्रोटीन की हेल्प से वो हमारा सेल के अंदर एंटर कर पाएगा। तो हम देखते हैं नॉर्मली आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, उसकी हेल्प से हम देखते हैं न्यूट्रिएंट जो होता है उसके साथ बाइंड करता है और वो चला जाता है इनसाइड द सेल, और बाद में वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वापस से बाहर आ जाता है। तो प्रोटीन की मदद से जो हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो अंदर गया, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हमने बोला फैसिलिटेटेड। ध्यान रखना है बच्चों, इन दोनों में से कहीं पर भी एटीपी का कंजम्पशन नहीं हुआ है। सिंपल डिफ्यूजन बहुत आराम से हम देखेंगे फैट्स का हो सकता है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, उसकी जो लेयर है आउटरमोस्ट लेयर हम देखते हैं बायोलिपिड लेयर है, तो फैट तो उसको आराम से क्रॉस कर सकता है। जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो मदद लेते हैं प्रोटीन चैनल्स की और फिर वो अंदर ट्रैवल कर पाते हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि फैट्स में हमारा हमेशा क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन। अब सवाल उठता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या देखते हैं, एटीपी का कंजम्पशन होता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है जरा मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसको हम अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। अपहिल ऐसे समझो जब हम ट्रैकिंग करते हैं, ऊपर जा रहे हैं या वैष्णो देवी हम जा रहे हैं, जब ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, चढ़ाई हो रही है, उसमें बहुत मेहनत लग रही है, मतलब एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है। वही सेम चीज़ तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो देखो क्या होता है, ये मान लेते हैं हमारा एक एंटेरोसाइट है, यहाँ पे ऊपर पाए जा रहे हैं माइक्रोविलाई। अब देखो क्या होगा यहाँ से, अब देखेंगे सोडियम आयन अंदर आ जा रहा है, ठीक है। एक सोडियम आयन जब अंदर आ रहा है वो अपने साथ कैरी कर रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी। इतना क्लियर है, ये हमने देखा। अब देखो आगे क्या चीज़ होती है, ये जो सोडियम आयन है ये जब बाहर निकलेगा, 3 सोडियम आयन निकलेंगे, ये अपनी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट निकल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 सोडियम आयन निकले और इन रिटर्न हम देखेंगे अंदर चले जाएंगे 2 पोटेशियम आयन। अब जब ये प्रोसेस हुआ, इस टाइम पे हम देखते हैं जो पंप है वो काम कर रहा है और यहाँ पे क्या यूटिलाइज होगा फिर हमारा एटीपी। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, एटीपी का कंजम्पशन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर एटीपी लग गया, ये हमारा कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज है ये बाहर जाएगा विद द हेल्प ऑफ वन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल में, जिसको हम कहते हैं GLUT4। तो जो ग्लूकोज है हमारा वो बाहर चला जाएगा और एंटर कर जाएगा इनटू
ब्लड। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पहले यहाँ पे कोई एटीपी का कंजम्पशन नहीं हुआ, जब यहाँ से सोडियम आयन बाहर निकला अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और यहाँ से पोटेशियम आयन का एंट्री हुआ, इनफ्लक्स हुआ, इस टाइम पे एटीपी का कंजम्पशन हुआ। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा कि GLUT4 की हेल्प से हमने देखा ग्लूकोज चला गया हमारा कहाँ पर, ब्लड में। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये GLUT4 ना सिर्फ ग्लूकोज का और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं लाइक गैलेक्टोज, उनका भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो मेथड था ये था हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है। अब देखते हैं कौन से न्यूट्रिएंट में किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हमारे पास मेनली 3 सबस्ट्रेट थे, क्या क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हुआ तो हमने देखा जो हमारे पास 3 जो सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास यूनिट थे वो क्या क्या थे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास अमीनो एसिड्स। फिर बात करते हैं फैट्स की। फैट्स का जब ब्रेकडाउन हुआ तो बने फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब देखो एक एक करके सबके बारे में बढ़ते हैं। जो ग्लूकोज है उसका मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एक्टिव। तो ये देखो ये यहाँ से एंटर करेगा माइक्रोविलाई में और फिर यहाँ से ये एंटर कर जाएगा कहाँ पे, ब्लड में। इसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस वाले ट्रांसपोर्ट को हमने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट एक्टिव नहीं होता है। इट कैन बी फैसिलिटेटेड, इट कैन बी पैसिव। पैसिव कब होगा, जब हम देखेंगे हमारे पास जो फॉर्म्ड अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे जाना है वहाँ पे कम है, तो टुवर्ड्स जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है जब, तब हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। हाउएवर मेनली जो हम देखते हैं ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। सेम चीज़ एप्लीकेबल है हमारा गैलेक्टोज के लिए भी। गैलेक्टोज भी हमारा पैसिवली भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड के थ्रू भी हो सकता है, पर मेनली जो होता है ये कैसा होता है, इसका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड जो हमारे पास आता है शुगर, जिसका जो हमारा फ्रूट शुगर है फ्रक्टोज, इसका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फैसिलिटेटेड, मतलब ये प्रोटीन को यूज करके इसका ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ सम आयन। या हम देख रहे हैं कि प्रोटीन के थ्रू जब हम देख रहे हैं इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब हमने बोला इसको फैसिलिटेटेड। बाकी दोनों का हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अमीनो एसिड्स की बात करते हैं बच्चों। अमीनो एसिड का भी एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने देखा था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हो रहा है। ठीक है, ये जनरली हम देखते हैं जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा सकता है अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। सो इसका मेनली जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होगा, एक्टिव। नेक्स्ट बात आती है हमारी किसकी, फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है कैसा होता है, लिपिड उसकी मेम्ब्रेन होती है लिपिड की, तो आराम से उसको फैट क्या करता है, उसको पार करके चला जाएगा, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हम देखते हैं ये ट्रैवल कर जाता है। पैसिव कह सकते हैं इसको, या और स्पेसिफिकली हम बोले सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमने देखा ये ट्रैवल करके कहाँ पहुँचेगा, ध्यान रखना है, लिम्फ में, यहाँ पे पहुँचेगा। अब आगे क्या क्या चीज़ें होंगी, फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो गए, इसके आगे भी कुछ कुछ चीज़ें होंगी जिसको हम पढ़ते हैं अभी। फिर से बच्चों ध्यान रखो, ये सारे मैं बता रही हूँ मेनली किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे इन चारों के लिए मैंने ये नहीं बताया कि सिर्फ यही तरीका है, मेनली जिस तरीके से हो रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एंड अमीनो एसिड्स ये मेनली हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, दैट इज बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। पर हम फ्रक्टोज को देख रहे हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, इसमें एटीपी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है। और लास्ट हम देख रहे हैं फैटी एसिड्स, जो हम देख रहे हैं हमारा कहाँ पहुँच रहा है, लिम्फ में जा रहा है बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन लिम्फ में जाके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हुई। ये जब ये सेल के अंदर गया, सेल में जाके ये हमारा बन रहा है काइलोमाइक्रोन, फिर जाके हमारा लिम्फ में पहुंच रहा है। अब ऐसी वाली चीज़ें क्यों हुई वो पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स।
इससे पहले एक चीज़ मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और डाइजेशन ऑफ फैट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं बताती हूँ इसका आंसर। इमल्सिफिकेशन में बच्चों हम क्या देखते हैं कि जो एक बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल है वो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में टूट चुका है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी छोटे पर यूनिटी की बताई थी, जिसमें क्या था कि बहुत सारी लकड़ियाँ जब एक साथ थी, उस पूरे जो बंडल था उसको जब हम तोड़ रहे थे वो नहीं टूट रहा था, पर अगर सिंगल सिंगल कर दी जाए हमने लकड़ी, फिर उसको तोड़ा तो वो आराम से टूट गया। तो ये जो पूरा जो बंडल है लकड़ियों का, उसको जो अलग अलग करके एक एक लकड़ी बना दिया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। बाद में वो टूट रही है, इस वाले प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, डाइजेशन। तो जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको हमने बोला डाइजेशन। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के बारे में। यहाँ पे क्या चीज़ हुई, जो हमारे फैटी एसिड थे और ग्लिसरॉल, ये दोनों कंबाइन होके फिर से बना देते हैं हमारा ग्लिसराइड। ये दोनों दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म ग्लिसराइड। अब ये हम देखते हैं सेल के अंदर जब एंटर करते हैं, याद है वो जो मैंने माइक्रोविलाई बनाया था, वो जो इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले सेल हैं जिनको हम कहते हैं एंटेरोसाइट्स। एंटेरो फिर से ध्यान रखना है, इंटेस्टाइन। सो अब हम देखेंगे कि प्रोटीन जो होता है फ्रॉम एंटेरोसाइट्स, तो एंटेरोसाइट्स से जो प्रोटीन पाया जाता है वो इस पूरे ग्लिसराइड को कवर कर देता है। ये जो फैट है इसको पूरा कवर कर देता है। सो प्रोटीन फ्रॉम एंटेरोसाइट कवर्स द ग्लिसराइड, क्या कह सकते हैं, फैट। और जब इसको कवर कर देगा तब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कहते हैं टू फॉर्म अ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्यों बोला, लिपिड है और प्रोटीन है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। ध्यान रखना बच्चों, ये कहाँ पे बना, काइलोमाइक्रोन एंटेरोसाइट्स में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काइलोमाइक्रोन हमारा बना एंटेरोसाइट में। अब ये जो काइलोमाइक्रोन है ये डिफ्यूज आउट करके पहुंच जाएगा हमारा लिम्फ में। सवाल ये उठता है कि लिम्फ में क्यों गया, ब्लड में क्यों नहीं गया। सॉरी। तो देखो लिम्फ में क्यों गया, ब्लड में क्यों नहीं गया। लिम्फ में हम देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो ये इसको परमिट कर देगा। ब्लड में हम देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसका लार्ज साइज है, तो नॉर्मली हम देखेंगे ब्लड वेसल इसको एंटर नहीं करने देंगी। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं हम लोग। काइलोमाइक्रोन diffuse out in lymph vessels, और जिन लिम्फ वेसल में ये डिफ्यूज आउट होके आ रहे हैं उन लिम्फ वेसल को हम कहते हैं लैक्टीन। ठीक है, अब जैसे ही ये काइलोमाइक्रोन हमारे लिम्फ में पहुंचे, एक मिल्की वाइट अपीयरेंस दे देते हैं। उस मिल्की वाइट अपीयरेंस को हम कहते हैं काइल, एंड इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद काइम। CHYME अलग है, CHYLE, ये दोनों चीजें अलग हैं। जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जा रहा था वो था हमारा काइम। स्टमक में था एसिडिक काइम और इंटेस्टाइन में आके हो गया वो एल्कलाइन काइम। लेकिन जब हम देख रहे हैं ये जो हमारा काइलोमाइक्रोन है ये लिम्फ के अंदर एंटर कर रहा है, तो एक मिल्की वाइट अपीयरेंस दे दी, और उस अपीयरेंस को, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं काइल। तो लिखते हैं इसके बारे में। gives milky white appearance to lymph known as काइल। तो इस तरीके से हमने देखा फैट का भी एब्जॉर्प्शन हो गया। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो गया, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट्स का, सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक प्रिंसिपल साइट है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग देखते हैं अराउंड 1500 ml ऑफ काइम पास करता है पर डे। और हम देखेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये हमारा मेन साइट है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो देखते हैं यहाँ पे अराउंड
1500 ml of chyme passes per day, और इसमें मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस चीज़ का होता है? इट इज़ द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। हम लोगों को पता है ये वाटर है, सॉल्वेंट है, तो इसका ट्रांसफर कैसा होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये चीज़ हो गया। और क्या क्या चीज़ हम देखते हैं हमारा एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? कुछ मिनरल्स और कुछ ड्रग्स। ठीक है, तो वो लिखते हैं मिनरल्स एंड फ्यू ड्रग्स are also absorbed here. So यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, पूरा था हमारा एब्जॉर्प्शन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा इसमें स्टेप आता है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? तो एसिमिलेशन बच्चों हम क्या देखते हैं? जितना भी न्यूट्रिएंट हमारा जो पहुंचा है अब ब्लड से या लिम्फ से, हम देख रहे हैं जब वो टिश्यू में जा रहा है, वहां पर जब उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स by tissues for production of energy etc. for production of energy etc. ग्रोथ वगैरह में भी हेल्प करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप जो आता है हमारा वो है इजेशन। तो स्टूडेंट्स, इजेशन में क्या चीज़ होता है? जितना भी हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट था वो सारा सॉलिडिफाई हो जाता है और जाके हमारा वो कहाँ पे स्टोर होता है? रेक्टम में। वहाँ पे जब ये स्टोर होता है एक न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स जनरेट होने से हमें अर्ज फील होती है ताकि हम उसको रिमूव कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं डाइजेस्टिव waste are solidified in rectum and a neural reflex called defecation reflex is generated, causing the urge for its removal। ठीक है, ये चीज़ हुआ। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जितना भी डाइजेस्टिव वेस्ट है जो हमारा स्टोर हुआ था, अब वो हमारा एनस के थ्रू, जो एनल ओपनिंग है उसके थ्रू बाहर निकलेगा बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत सारा जो हमारा हम देखेंगे कंपोनेंट है वो सारा पेरिस्टाल्सिस के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है ये जो डेफिकेशन है ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। ये वॉलेंट्री क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है एनस का वो वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। ध्यान क्या रखना है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसके बारे में भी। फीसेस आर इजेक्टेड आउट थ्रू anal opening by mass peristaltic movement। और यही भी मैं लिख देती हूँ, डेफिकेशन is a voluntary process। तो ये हमारा इजेक्शन के बारे में था। अब हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे फीसिस के अंदर पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं फीसिस में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो फीसिस
कंटेन्स 3/4, तो हम देखेंगे उसमें क्या पाया जाता है, वाटर। उसका जो 3/4 कॉम्पोनेंट है वो वाटर है। बाकी हम लोग देखते हैं 1/4 जो है उसके अंदर सॉलिड है। अब इस सॉलिड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, 30% हम लोग देखते हैं इसमें मिलता है रफेज, 30% हम इसमें देखते हैं पाए जाते हैं डेड बैक्टीरिया। फिर हम लोग देखते हैं अराउंड 10 to 20% इसमें पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैट्स। फैट्स भी अराउंड 10 to 20% पाए जाते हैं और सिर्फ 2 से 3% इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कॉम्पोजिशन है फीसिस का। 3/4 हम देखेंगे इसके अंदर वाटर पाया जाता है और जो सॉलिड है उसका ये कॉम्पोजिशन है। 30% होते हैं हमारे रफेज, 30% डेड बैक्टीरिया, 10 to 20% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, 10 to 20% ही हमारे फैट्स होते हैं और सिर्फ 2 से 3% हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फीसिस है इसका ब्राउनिश कलर किस वजह से है। तो हम देखेंगे कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उस पिगमेंट को हम कहते हैं स्टर्कोबिलिन। अभी जो स्टर्कोबिलिन है ये किससे बना है, ये बना है बाय ब्रेकडाउन ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बिलिरुबिन। ये तो बात थी इसके कलर की। अब हम देखते हैं पीसेस जो होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक ओडर भी होता है। देखते नहीं है, स्मेल करते हैं। तो ये जो ओडर है ये किस वजह से होता है, ये कुछ गैसेस की वजह से होता है, जैसे कि स्केटोल। अब ये स्केटोल कैसे बना, ये डीकॉम्पोजिशन होता है हमारा ट्रिप्टोफैन का बाय बैक्टीरिया, उसकी वजह से हमने देखा ये स्केटोल जो है ये फॉर्म हो जाता है और इस वजह से हम देखते हैं स्पीसीज में एक स्पेसिफिक ओडर आ जाता है। तो ये लिख देते हैं डीकॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। यहीं पर एक थोड़ा सा तुम लोग की नॉलेज चेक कर लेती हूँ। ट्रिप्टोफैन के लिए एक अल्फ़ाबेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। सो नेक्स्ट टॉपिक आज का है हमारा GIT हार्मोन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन्स। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने अभी 4 लिखे हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन नाम से समझ में आ रहा होगा, रिलेटेड टू स्टमक। तो देखो ये हमारा इसका सोर्स कहाँ से आया, ये हार्मोन वो भी स्टमक है। इसका टारगेट ऑर्गन जहाँ पे ये काम कर रहा है वो भी हमारा स्टमक है। तो गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को। और गैस्ट्रिन कहाँ से निकलता था हमारा, G सेल से। नेक्स्ट जो हमारा आता है हार्मोन उसका नाम है एंटेरोगेस्ट्रॉन और इसी का दूसरा नाम है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो देखो एंटेरोगेस्ट्रॉन, एंटेरो इंटेस्टाइन, तो इसका सोर्स क्या है, ड्यूडेनम। फंक्शन कहाँ पे कर रहा है, गैस्ट्रॉन मतलब स्टमक। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है वहाँ पे, इनहिबिट कर रहा है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन और उसका मोटिलिटी। और यही रीज़न है कि हमने इसको बोला GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है उसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पेनक्रियोजाइमिन, CCK-PZ बोलते हैं। कभी कभी और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख के सिर्फ CCK आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैनक्रियास पे काम नहीं करेगा। सो इसका जो सोर्स है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये काम किस पे कर रहा है, कॉली वर्ड आ गया, कॉलीसिस्ट, ये सब वर्ड जो आ रहे हैं, सिस्टिक डक्ट आपने पढ़ा था, गॉल ब्लैडर का डक्ट होता है। तो ये जो वर्ड है ये हम यूज़ करते हैं गॉल ब्लैडर के लिए। पैनक्रियो नाम से समझ में आ रहा है किस पे एक्ट कर रहा है, पैनक्रियास पे। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ताकि उसमें से बाइल का सिक्रीशन हो जाए और पैनक्रियाटिक जूस का स्टिमुलेशन कराते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन हो। नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है उसका नाम है डुओक्राइनिन। डुओ नाम से समझ में आ रहा है ड्यूडेनम की बात हो रही है, तो इसका सोर्स भी ड्यूडेनम, टारगेट ऑर्गन भी ड्यूडेनम।
तो ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा में कौन से ग्लैंड पाए जा रहे थे? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये वाला हार्मोन स्टिमुलेट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड को कि वो अपना म्यूकस को सिक्रीट करे इनटू इंटेस्टाइनल जूस। तो स्टूडेंट्स बाकी के जो हमारे हार्मोन्स हैं वो देखते हैं। एंटेरोक्राइनिन, एंटेरो वर्ड आ गया, इंटेस्टाइन पे काम कर रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही इसका सोर्स है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो भी टारगेट ऑर्गन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्शन क्या कर रहा है? इंटेस्टाइन में जो हमारे क्रिप्स ऑफ लिबरकुन थे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड थे, उसको स्टिमुलेट किया ताकि वो अपने एंजाइम्स को रिलीज करें इनटू इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन बच्चों हमारा फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, स्टार्लिंग और बेलिस इन्होंने डिस्कवर किया था, इन दो साइंटिस्ट ने। अब इसका फंक्शन क्या है? तो देखो इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो तो है पैनक्रियास, लिवर एंड स्टमक, पर जो ओरिजिन है जहाँ से निकल रहा है वो है ड्यूडेनम। और देखो इन पे क्या क्या काम करता है। पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करवा रहा है, लिवर से बाइल का सिक्रीशन बढ़वा रहा है, और स्टमक की एक्टिविटी को इनहिबिट करवा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है उसका नाम है वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, VIP भी बोलते हैं इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम भी करता है और स्टमक में भी ये फंक्शन कर रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है? वहाँ पर पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स जो है, पेरिफेरी में पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है, और स्टमक की सिक्रीशन जो है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, उसको इनहिबिट कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 ऐसे हार्मोन पढ़ लिए जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट है हमारा एंटेरोगेस्ट्रॉन, जिसका दूसरा नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सेकंड है हमारे पास सिक्रेटिन, और थर्ड है हमारे पास VIP। एक और इसमें हमारा हार्मोन जो प्रेजेंट है वो है हमारे पास विलाइक आयनिन। विलाइक आयनिन जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, उसी पे एक्ट कर रहा है। नाम में ही समझ में आ रहा है कि कुछ विलाई पे काम कर रहा है, तो ये विलाई का मूवमेंट जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि और बेटर एब्जॉर्प्शन हो सके। और 2 हार्मोन्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पैनक्रियाज में डिस्कस कर लिया था, एक था सोमाटोस्टैटिन और दूसरा था हमारा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कैलोरी क्या होता है। तो बच्चों कैलोरी क्या होता है? कितनी हमें हीट चाहिए होती है ताकि हम लोग जो 1 kg ऑफ वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज कर सकें। ठीक है, ये होता है हमारा कैलोरी। अब हम पढ़ते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू 2 टाइप की हो सकती है, एक होती है ग्रॉस और एक होती है फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी ग्रॉस सैलरी कितनी है और नेट सैलरी कितनी है। इसको इस तरीके से इमेजिन करो, अगर किसी की ग्रॉस सैलरी है 10,000, लेकिन उसको जो मिल रहे हैं उसके बैंक में जो आ रहे हैं, जो वो यूज़ कर पा रहा है वो सिर्फ 8,000 है, तो वो नेट हो गया। ग्रॉस कितना है? 10,000, लेकिन वो कितना यूज़ कर पा रहा है? वो सिर्फ 8,000 यूज़ कर पा रहा है, वो है नेट उसकी इनकम। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, जब हमने कोई भी जो फूड है हमारा, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, उसका 1 ग्राम को जब हमने कंबस्शन किया, उसके बाद जितना हीट इवॉल्व हुआ उसको हम कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और वो कहाँ पर इवॉल्व हुआ? बॉम कैलोरीमीटर में। ठीक है। अब वही जो फैट हमने खाया उसका जब कंबस्शन हुआ, उसके बाद हमने देखा जो हीट रिलीज हो रही है, वो वाला जो वैल्यू है हमारी बॉडी के अंदर जो रिलीज हो रहा है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल या नेट कैलोरीफिक वैल्यू। सो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत जायज़ सी बात है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा नेट कैलोरीफिक वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो देखते हैं किसमें कितना पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है अराउंड 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये इसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। लेकिन हमारी बॉडी में जब हम यूटिलाइज करते हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी में जब उसका कंबशन होता है तो वो प्रोड्यूस करता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोटीन। प्रोटीन्स का जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 5.65 किलो कैलोरी, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। और जब हम देखते हैं इसका नेट कि कितना हम यूज़ कर पाते हैं, वो इसका बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट के जैसा ही है, दैट इज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। लास्ट आता है हमारा फैट। सो फैट का अगर हम देखेंगे जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है
वो है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, पर जितना हम यूटिलाइज कर पाते हैं वो कितना है, वो है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा कि बता दिया है कि एक कोई पर्सन है जो इतना ग्राम खा रहा है बटर, इतना ग्राम खा रही, इतने 2 रोटी खाई जिसमें हर रोटी में समझ लो 5 ग्राम का हमारा कार्बोहाइड्रेट है, 5 ग्राम उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। फिर हम देख रहे हैं एक जगह उसने दाल खाई है, 25 ग्राम दाल खाई है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है बटर है तो वो क्या होगा हमारा फैट, दाल है तो वो क्या होगा हमारा प्रोटीन, रोटी ब्रेड है ना, जितने भी हमारी सीरियल्स होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में। इस तरीके से आप उसकी ग्रॉस और नेट जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा डेफिशिएंसी एंड डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले जो हम डेफिशिएंसी पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, PEM, और ऑल्सो नोन एज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इसके अंडर हम देखेंगे 2 डेफिशिएंसीज आती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर। सो मैरास्मस और क्वाशियोरकर में क्या क्या डिफरेंसेस है, सबसे पहले देखते हैं। जो मैरास्मस है ये यूजुअली हम देखते हैं किसको होता है, लेस दैन 1 ईयर ऑफ एज। अगर कोई बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसको मेनली हम देखते हैं मैरास्मस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल के बाद नहीं है, उसको 1 साल जैसे ही खत्म हुआ उसका मैरास्मस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो उस वाली कंडीशन में हम देखते हैं मैरास्मिक क्वाशियोरकर हो जाता है। मैरास्मस तो है ही, साथ में क्वाशियोरकर भी हो गया, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। बट अदरवाइज हम लोग बोलते हैं जब लेस देन 1 ईयर ऑफ एज है तो उसको बोलते हैं मैरास्मस। क्वाशियोरकर में हम देखेंगे ये यूजुअली क्या होता है, बिटवीन 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर कोई बच्चा 1 से 5 साल के बीच में है तो उसको क्वाशियोरकर बोलते हैं हम लोग। मैरास्मस में हम देखते हैं दोनों चीज़ों में डेफिशिएंट है, वो डेफिशिएंट इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, या कह सकते हैं एनर्जी। तो इसमें हम देखेंगे ना प्रोटीन ज़्यादा पाया जा रहा है ना ही इसके पास एनर्जी है। पर हम देखते हैं क्वाशियोरकर में क्या होता है, इसमें इट इज़ डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट बच्चों, क्योंकि इसके पास कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी है तो ये कैसा होगा, एकदम पतला सुकड़ा सा होगा, इमासिएटेड होगा, इसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, रिंकल्ड होगी, मतलब बूढ़े जैसा दिखता होगा ये। तो ये दिखने में ही बच्चा एकदम पतला सुकड़ा सा रहेगा। नाम में देखो मैरास्मस, बहुत ही मरी हालत में रहता है ये बच्चा, ठीक है, एकदम पतला सुकड़ा सा, इसकी रिब्स होती है एकदम प्रोमिनेंटली दिख रही होती है। वही हम बात करें क्वाशियोरकर की, इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है लेकिन कैलोरीज की एसेट्स नहीं है। तो हम देखते हैं जो बच्चा है उसका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं होता, मतलब हम देखेंगे इसका ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे मेंटल या फिजिकल, और साथ में इसमें पॉट बेली होती है। तो देखो यहाँ पे क्या था, इसमें कोई पॉट बेली नहीं थी, एकदम इमासिएटेड है, बट यहाँ पर पॉट बेली पाई जा रही है। तो लिखते हैं इमासिएटेड ड्राई रिंकल्ड स्किन। फिर देखते हैं क्वाशियोरकर में, रिटार्डेड ग्रोथ एंड पॉट बेली, थिन लिम्स। तो इसके हाथ पैर तो पतले हैं लेकिन बेली कैसी है, पॉट बेली, मटके जैसा इसका पेट लगता है। तो ये डिफरेंसेस थे हमारे। इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एक फीमेल अपने बच्चे को लेके आई जो 6 महीने का बहुत ही वीक है, तो उसमें हम क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं, कौन सी डेफिशिएंसी होगी, उसको मैरास्मस होगा या फिर क्वाशियोरकर। 6 महीने का बच्चा है तो क्या होगा, मैरास्मस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डिसऑर्डर्स। सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर जो हमारे पास है वो है जॉन्डिस।
जॉन्डिस बच्चों बेसिकली एक साइन होता है जो इंडिकेट कर रहा है कोई अंडरलाइंग डिजीज है। वो अंडरलाइंग डिजीज यूजुअली हम देखेंगे अफेक्ट करता है किसको, लिवर को। तो लिवर में कुछ डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हम देखते हैं जॉन्डिस हो रहा है। अब जॉन्डिस को हिंदी में हम बोलते हैं पीलिया। अब पीलिया का मतलब क्या समझ में आ रहा है, इस टाइम पे पूरी बॉडी पीली हो जाती है, स्क्लेरा पीला हो गया, पूरी स्किन हमारी पीली दिखती है। अब ऐसा क्या हो गया कि ये पीला दिख रहा है, बिलीरुबिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है हमारा जॉन्डिस में। जॉन्डिस में हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सा हमारा सिस्टम अफेक्टेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, वो है हमारा लिवर। सेकेंड जो हमारे पास डिसऑर्डर है उसका नाम है वॉमिटिंग। सो वॉमिटिंग में हम लोग क्या देखते हैं, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रीगर्जिटेट करके सारा हम बाहर निकाल देते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, गैस्ट्रिक लाइनिंग है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। ठीक है, ये जो इरिटेशन है ये किसी खराब खाने से हो सकती है, अल्कोहल के कंजम्पशन से हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं वॉमिटिंग हमें हो जाती है। जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो सारा बाहर निकल जाता है। अब ये एक सेंसेशन होती है हमें पहले वॉमिटिंग होने से, उस सेंसेशन को हम बोलते हैं नॉजिया। तो जो सेंसेशन है वॉमिटिंग की उसको हमने बोला नॉजिया। क्या चीज़ है जो ट्रिगर करती है वॉमिटिंग को, कुछ होगा जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है वॉमिटिंग सेंटर। तो देखते हैं यहाँ पर वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला। ये ट्रिगर करता है, ये रेगुलेट करता है वॉमिटिंग को। थर्ड जो डिसऑर्डर है हमारे पास वो है डायरिया। डायरिया हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, लूज मोशंस, लूज स्टूल्स जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या चीज़ होती है, जो हमारा बाउल मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मल हो जाता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से हम देखेंगे जितना भी फूड है वो सारा जो खाया वो निकल रहा है, जो खाया वो निकल रहा है। तो इस केस हमने क्या देखा, जो हमारा फीसिस है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्लूइडिटी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है उसमें, क्योंकि कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ये वो कहलाता है हमारा डायरिया। नेक्स्ट आता है जस्ट ऑपोजिट इसका, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन के केस में बच्चों क्या होता है, जो काइन होता है, जो फूड होता है, बहुत टाइम तक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में रिटेन हो जाता है। अब क्या होगा, बहुत सारा वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जो हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बहुत हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो वो रेक्टम के अंदर ही हम देखिए वहीं पे जाके रुक गया है, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा क्योंकि इतना हार्ड है। इस कंडीशन में जब हम देख रहे हैं कि जो रिटेंशन हो गया फीसिस का इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन, इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब इससे बचने के लिए क्या बोला जाता है, ये ना हो तो हम बोलते हैं रफेज खाओ। जितना ज़्यादा बल्क होगा, एक जगह पे यहाँ पे कुछ इकट्ठा हो रखा है, यहाँ से बहुत सारा सामान आया इसको धकेल के बाहर ले जाएगा, तो वो बल्क का काम कर रहा है हमारा रफेज, और इस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। हम जब रफेज सैलेड बहुत सारा खाएंगे, बट अगर किसी को बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, रफेज वगैरह से इतना कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा, तो उस केस में हम लोग देखते हैं लैक्सेटिव्स, या जो स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स होते हैं उसको हम परगेटिव्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर डाइवेलेंट आयंस होते हैं जो होते हैं मैग्नीशियम आयन। तो हम देखते हैं इसमें परगेटिव्स जो होते हैं उसमें मैग्नीशियम आयन होते हैं। मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो हम देखेंगे कि ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बल्क के साथ है। अब देखो क्या होगा, बाहर हमारा ल्यूमेन में इतना सारा हम देखेंगे सॉल्यूट पाया जा रहा है। अब क्या होगा, वहाँ पे पानी आएगा, तो हम देखेंगे इंटेस्टाइन से हम देखेंगे ल्यूमेन के अंदर पानी आएगा, मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक वाली जगह पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आयंस बहुत सारे थे ल्यूमेन के अंदर, तो वो हाइपरटोनिक हो गए थे मीडियम। तो जब इतना सारा पानी वहाँ पर आ जाएगा तो अब वो फीसिस हार्ड नहीं रहेगा और वो आराम से बाहर निकल जाएगा। तो ये काम होता है हमारा मैग्नीशियम आयन का, जो हम देखते हैं आमतौर पे परगेटिव्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज है उसका नाम है इंडाइजेशन। या डिस्पेप्सिया। हम कहते हैं बदहजमी हो रही है कि अब ऐसा लग रहा है पूरा भरा भरा सा लग रहा है, अब आगे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंडाइजेशन। एक सेंसेशन होती है फुलनेस की, ऐसा लगता है कि मतलब हमने खाना नहीं भी खाया होगा फिर भी ऐसे सेंसेशन हो रही है कि पूरा भरा भरा सा है। अब ये क्यों हो रहा है,
या तो हमने बहुत स्पाइसी खाना खा लिया है, या हमें बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग देते हैं इनडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ओके, लास्ट जो हमारा डिसऑर्डर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, विच इज लास्ट जो हमारा डिसऑर्डर है जिसका नाम है गैलेक्टोसीमिया। नाम से समझ में आ रहा होगा, गैलेक्टो मतलब गैलेक्टोज, कोई भी वर्ड ईमिया में एंड कर रहा है मतलब इट इज प्रेजेंट इन ब्लड। तो हम देखेंगे ये क्या कंडीशन है, इसमें बहुत सारा गैलेक्टोज जो है वो हमारे ब्लड के अंदर पाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये उस केसेस में होता है जब एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हम देखते हैं एंजाइम यूरिडिल ट्रांसफरेज एब्सेंट होता है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर in which uridyl transferase enzyme is absent। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में बहुत सारा गैलेक्टोज का डेपोजिशन होता जाएगा, आता जा रहा है आता जा रहा है। ये क्या करेगा, इट विल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। तो एक्सेसिव गैलेक्टोज का एक्यूमुलेशन होने से मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। ताकि वो मेंटल रिटार्डेशन ना हो, बचा के रखें बच्चे को हम लोग कैसे, बाय गिविंग हिम गैलेक्टोज फ्री डाइट, मतलब ऐसी कोई चीज़ ना दें हम लोग जिसके अंदर उसको गैलेक्टोज पाया जा रहा है, तो गैलेक्टोज का एक्यूमुलेशन नहीं होगा और फिर ये वाली कंडीशन या मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी। तो ये थे हमारे सारे डिसऑर्डर्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बारी है हमारे क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which hormone is not secreted by duodenum to inhibit gastric motility? इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो ड्यूडेनम से सिक्रीट नहीं हुआ जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट कर रहा है? ये आपके पास ऑप्शन है। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय, इन चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर कर दो इससे। और जल्दी से इसके आंसर मुझे कमेंट में बताओ, तुम्हें कोई डाउट है वो भी कमेंट में बताओ। और अब तो चैप्टर खत्म हो गया, अब तो लाइक कर दो मेरी वीडियो को। Thank you.